जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। यानी कि इसके पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं एमसीक्यू सीरीज का विज्ञान का। इस बार में प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे एमसीक्यू सीरीज के रूप में जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे गए हैं या इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे पहले से ही बन रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी लिंग निर्धारण में विकल्प कौन सा गलत है ये पूछा है। पहला विकल्प देख लेते हैं क्या है। यह है एक्स वाई का प्रकार है। सबसे पहले तो ये जान लो कि मानव में होता क्या है। तो लिंग निर्धारण करने के लिए देखो, पुरुष जो होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स और महिलाओं में एक्स एक्स पाया जाता है। तो जब पुरुष का एक एक्स या वाई में से कोई एक आता है और ये निषेचन करता है महिला के एक्स से, तो अगर एक्स एक्स पुरुष का एक्स आके निर्धारण करता है तो एक्स एक्स बनाता है। अगर पुरुष का वाई आया क्रोमोसोम और इस एक्स के साथ किया तो एक्स वाई बनेगा। जब एक्स एक्स बनेगा आपका तब लड़की होगी और एक्स वाई बनेगा तो लड़का होगा। यानी वाई के साथ एक्स तो लड़का होगा। तो इसमें से यही पूछा है कौन सा विकल्प आपका गलत है। तो एक्स वाई का जो प्रकार होता है ना, ये जो है पहला ये सही है। एक्स वाई का प्रकार होता है लिंग निर्धारण में। ठीक, देख रहे हैं एक्स वाई और एक्स एक्स दो प्रकार हो गए। इसके अलावा अगला ऑप्शन है कि नर केवल एक्स गुणसूत्रों वाला युग्मों का निर्माण करता है। अब ये बात गलत है क्योंकि नर जो है ना एक्स नहीं, महिला केवल एक्स एक्स यानी एक्स गुणसूत्रों के निगमन करती है, लेकिन जो पुरुष है वो एक्स वाई गुणसूत्र निगमन करता है। तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होते हैं। यानी 4 कक्ष वाले हृदय किसके पास होते हैं। तो इनमें से जो मोर है ना, मोर के 4 कक्षीय हृदय होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यानी पौधों के जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर बोले तो दोनों जगह रहने वाला। ठीक है, तो इसमें से जो आपका बायोफाइटा है यानी ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर 1 ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस उत्पादित होती है। फोटोसिंथेसिस क्रिया में कौन सी गैस उत्पादित होगी। तो सबको पता है ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है। और पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उत्पादित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, आपको बताना है। यानी कीड़ों को खाने वाला इनमें से पौधा कौन सा है। आप लोगों ने कलश पादप, घटपर्णी इन सब का नाम सुना होगा। उसी सिलसिले में एक होता है यूट्रिकुलेरिया यानी गट पादप। ये जो होता है ना एक कीटभक्षी पौधा है, यानी कीड़ों को खा लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया या गट पादप बोलते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ पौधों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका मादा युग्मक होता है ना, तो निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही भ्रूण बना लेता है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है, इसमें से मादा और पुरुष युग्मक जो है पौधे का आपस में जब निषेचन करके भ्रूण उत्पन्न करें तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन बिना निषेचन के ही भ्रूण उत्पन्न हो जाए तो वो इसमें से पौधों को क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा है। तो ऐसे पौधों को बोलते हैं अनिषेक फलन, जिसमें निषेचन ना हो और डायरेक्ट उनका भ्रूण उत्परिवर्तित हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं। सॉरी, अनिषेक फलन नहीं होगा, ये जनन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनिषेक जनन, क्योंकि जनन की बात हो रही, निषेचन बिना जनन यानी अनिषेक, यानी निषेचन ना हो और जनन हो जाए। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का पीएच मान होता है। तो पीएच मान, जठर रस कहाँ से निकलता है आपका, अमाशय से। तो पीएच मान क्या होता है जठर रस का, आपको ये बताना है। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है ना
वो 7 से कम होता है। अब 7 से कम का मतलब क्या, तो सीधी सी बात है कि pH मान जो होता है 7 और 7 से कम आपका हो जाएगा अगर देखा जाए 6, 5, 4, 3, 2, 1 या पॉइंट में, और 7 से ऊपर 8, 9, 10 ये हो जाएगा। तो 7 जो होता है ना, जिसका pH मान 7 होगा, जैसे शुद्ध जल का ये उदासीन होता है 7, और 7 की अगर कोई कम है यानी 6 है, 5 है, 4 है, तो ये सब चीज़ें अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं? अम्लीय। और 7 से अगर अधिक है 8, 9, 10, ये सब क्षारीय होती हैं। तो अब बोला है कि पाचन रस से, जो जठर रस से pH मान है ना, ये 7 से कम है यानी अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ तक है पाया जाता है तो 7 से कम हो जाएगा। तो आई होप आप pH मान के बारे में समझ गए होंगे, अम्ल और क्षार कैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारिगर्भिक, जिसको आप क्वाशियोरकर बोलते हो इंग्लिश में, कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण होता है। तो देखो, क्वाशियोरकर जो रोग है ना, ये कुपोषण है जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, और ये प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर, मेरास्म, ये सब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। हिंदी में इसे पारिगर्भिक बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे कि बागवानी की वह शाखा क्या कहलाती है जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। यानी कि बागवानी की शाखा क्या कहलाती है। डायरेक्ट आपसे ये पूछा है फलों सब्जियों का सबका बागवानी करना, ठीक है। तो इसकी शाखा को हम बोलते हैं ओलिरेकल्चर। तो ओलिरेकल्चर जो बागवानी की एक प्रकार की शाखा है, इसमें सब्जियों, फलों वगैरह का क्या करते हैं, सब्जियों का खास तौर पर भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन करते हैं, ठीक है। तो ओलियोकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें सभी को पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। कार्य बोलते हैं बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, सबको पता है, बल गुणे विस्थापन, या बल बोले तो फोर्स F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो FD, यानी बल और विस्थापन का गुणनफल जो है ये आपका कार्य होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी की मूलभूत इकाई नहीं है, आपसे पूछा है। तो भौतिकी की मूलभूत इकाई बताना था। तो इसमें से भार जो है भौतिकी की मूलभूत इकाई नहीं है। मूलभूत 7 इकाई हैं भौतिकी की। कौन कौन सी? आपकी लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ठीक है। उसके अलावा ज्योति तीव्रता है, और इसके अलावा दूरी वगैरह की है, ठीक है। तो जितनी भी हैं आपकी 7 हैं टोटल, और इसमें से भार नहीं आता है, ठीक है। द्रव्यमान रहता है लेकिन भार नहीं रहता, ठीक है। चलो अगला देखेंगे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने किस तापमान पर सामान्य पाठ्यांक दिखाएंगे। तो जो फ़ारेनहाइट का पैमाना होता है F से जिसको डिनोट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का जो पैमाना है ना, एक निश्चित तापमान है जिस पे ये दोनों समान दिखाते हैं। तो वो क्या है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के जो पैमाने हैं ना, समान पाठ्यक्रम दिखाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 14वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ज़मीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय यह ज़मीन को छुएगा उस समय इसमें डॉट डॉट ऊर्जा होगी। अगर मान लो आप अपने हाथ में एक गेंद लिए हो, और गेंद को ज़मीन के ऊपर अपने छत में हो अपने घर के, और वहाँ से अगर गेंद को नीचे छोड़ोगे तो जब ज़मीन को छुएगा तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि गति कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, यानी वाहन के जो पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर लगे होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखो, वाहन में आपके जैसे 2 व्हीलर है, उसमें साइड मिरर 2 लगे रहते हैं हैंडल में। तो होते कैसे हैं, आपको ये बताना है किस तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो ना छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं जो साइड मिरर लगे होते हैं गाड़ियों में, ठीक है। छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि वाहन के जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगे होते हैं कौन से होते हैं, अवतल या उत्तल। कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग डॉट डॉट है। तो पृथ्वी की सतह का पलायन वेग क्या होता है। तो पहले आप पलायन वेग समझ लो क्या होता है। देखो, अगर आप कोई पृथ्वी से चीज़ फेंकते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस पृथ्वी पर ही वापस आ जाती है। जैसे आप गेंद ऊपर फेंकते हो तो नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन पलायन वेग ऐसा एक वेग है कि जिस वेग से, यानी जिस वेलोसिटी से आप कोई चीज़ ऊपर फेंक दो, अगर आप गेंद इस वेलोसिटी से ऊपर फेंको कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, गुरुत्व क्षेत्र, उसको भी क्रॉस कर जाए और आपकी वो गेंद वापस ना आए,
अंतरिक्ष की तरफ ही चली जाए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। कहने का मतलब ये कि कोई चीज़ ऊपर फेंको और आपके पास वापस लौट के ना ही इतने वेग से फेंक दो कि गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म हो जाए और पृथ्वी नीचे ना खींच पाए, वो पलायन वेग है। और वही पलायन वेग पूछा है कि पृथ्वी के लिए क्या होगा, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वही पलायन वेग होता है पृथ्वी के लिए। अगर इस वेग से आप कोई चीज़ फेंकते हो ना ऊपर तो वापस लौट के नहीं आएगी। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, तो यह किसके द्वारा समझाया गया है। देखो, अगर आप बस में खड़े हुए हो तो चलती बस है, अगर अचानक रुकी तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, धक्का लग जाता है। तो क्यों होता है ये, तो न्यूटन का जो आपका पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्य न करे। जैसे आपने बाहरी बल ब्रेक वाला कार्य किया तो आप पहले विराम में थे और आप आगे बढ़ गए, तो इसलिए न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहते हुए तरल में घर्षण को डाट कहा जाता है। तो बहते हुए तरल यानी कोई लिक्विड है, उसमें घर्षण को श्यानता बोला जाता है। अगर कोई बहता हुआ लिक्विड है और उसमें आप घर्षण हो रहा है तो उसको विस्कोसिटी यानी श्यानता बोला जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो जो फायर अलार्म है, फायर लगते ही सेंसर के द्वारा वो बता देता है। तो उसमें फोटो सेल होते हैं, आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल होंगे, जिसके द्वारा जैसी आग लगी ना तो सेंसर के द्वारा अलार्म बजने लगता। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित उपकरण बताना है। तो हाइड्रोमीटर जो है ना, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, इनने बोला कि अगर आप कोई वस्तु लेते हो और उसको पानी के अंदर डुबोते हो और रस्सी से ऊपर खींचते हो तो जब तक वो पानी के अंदर रहेगी तब तक उसका भारहीनता का अनुभव होगा। जैसे आप कुएं पे बाल्टी डालते हो और पानी बाहर निकालते हो तो जब तक पानी से बाहर बाल्टी नहीं आएगी तो बहुत हल्की बाल्टी लगेगी, बाहर आ जाएगी पानी से तो बजने लगती है खींचने में। तो ये सिद्धांत इनका था। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आज के MP पटवारी साइंस के लिए। वीडियो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने क्वेश्चन बने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।